The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. अगर आप वो नाम देखें कमेटी के, उसमें पीटीआई का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। आप इंडिया को देखें, उन्होंने कांग्रेस के कितने मेंबरान शामिल किए हैं। एक इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी दुनिया में जाके करेंगे तो वो क्या कर लेंगे। रवाजन और रवायतन जो गवर्नमेंट डेलीगेशंस हैं, वो गवर्नमेंट डेलीगेशंस ही होते हैं। दोज हैव बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ्रीकैन इकट्ठे बैठते हैं और यही रस्म रवाज भी है। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का ये जो मामला है, तो ये अहम कार्ज है आपके, और इस पे मशवरा करेंगे कि स्पीकर के खिलाफ करनी है या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करनी है, जो भी है। लेकिन इस वक्त उनकी सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है कि अगर जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो फिर उसको करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया, न कोई ऐसी मीटिंग की है, न कोई ऐसा फिलहाल कि इस किस्म की कोई बातें, तो इसलिए जो जेरिन गर्दिश बातें, ये सारी फेक न्यूज़ है। हमारा कोई ऐसा इरादा फिलहाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सीज फायर को 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक खदशा मौजूद है कि शायद सूरत हाल दोबारा रिवर्स हो जाए और इंडिया की तरफ से कोई छेड़छाड़ कर दी जाए और उसके बाद पाकिस्तान जवाब देने पर मजबूर हो जाए। ये खदशा क्यों है, और अगर ये खदशा बाकायदा सच साबित होता है तो फिर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी पोजीशन क्या होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक सफारती वफ्द बनाया जो बाहर बैठ के जाके बड़ी कौमों को ये दलील देगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और इंडिया क्या कर रहा है। और ये बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में ये वफ्द जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से इसमें अपोजिशन का एक भी शख्स, एक भी सेनेटर, एक भी एमएनए शामिल नहीं है। आप अपोजिशन को साइड पे करके किस तरह एक सफारतकारी कर सकते हैं बैनुल कौमी सतह पे, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का एक अंदिया दिया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई इस टाइप की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। क्या वाकई ऐसी है, और अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है तो उसका फायदा क्या होगा, ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शहादत आवान साहब, चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनके साथ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और अख्तियार वली खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के पी अफेयर के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इख्तियार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, आप गवर्नमेंट हैं और गवर्नमेंट को हमेशा दिल बड़ा करना चाहिए। अब इंडिया के अंदर देखें, एक उन्होंने वफ्द बनाया, एक मिशन बनाया जो बैनुल कौमी सतह पे मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इंडिया का जो व्यू है वो उन कौमों के सामने पेश करेगा, और उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें अपोजिशन के लोग भी हैं। और आपने एक वफ्द बनाया, तो उसके अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो लोगों को शामिल कर लिया जाता है या मौलाना की पार्टी के लोगों को शामिल कर लिया जाता, तो क्या हर्ज था इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, एक तो ये कोई वो वाली सूरत हाल तो है नहीं कि आपके पास खाली ओहदे हैं और उसके लिए आप बंदे तलाश कर रहे हैं कि कहीं से भी आप जरूरी है कि 2 बंदे इनसे ले, 3 उनसे ले, 4 उनसे ले और ओहदे पर, वो तो है नहीं। हमें एक ऐसी टीम चाहिए कि जो बाहर जाकर पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तानी अवाम की और अपना स्टैंड वहां पर दे। उनके पास एक एक्सपीरियंस भी हो, उनके पास आवाज भी हो, अंदाज भी हो, और उनका एक पीछे ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो मेरे ख्याल में अपनी पार्टी को छोड़ के वजीर आजम साहब का बिलावल भुट्टो को आगे करके उनको भेजना और टीम को लीड करने का, मेरे ख्याल में ये बड़ा पन है कि बिलावल साहब जो हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है बट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम ने उनको आगे कर दिया और एक टीम बना दी है। अब ये कहना कि मतलब ये कोई कुरानी सहीफा या आयत नहीं है कि अगर वहां से कांग्रेस के बंदे को उन्होंने आगे कर दिया तो शायद वो ज्यादा काबिल होगा, लेकिन हमारे ख्याल में अमंग द लॉट हमारे पास जो इस वक्त बंदा था और बेहतरीन बंदा था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, और जिनके साथ टीम जो थी वो बना दी गई। अगर ये मसला ये है कि जो पार्लियामानी जमहूरियत है वो अपोजिशन के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और आप इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन को फिर आप पाकिस्तानी नहीं समझते
कि आप उनको अपने साथ शामिल करें? आपको करना चाहिए था। मेरा जाती व्यू ये है कि आप अपोजिशन को साइड पे करके किस तरह अपने आप को जमहूरी लीडर करार दे सकते हैं? नहीं सर, देखिए ये कोई पार्लियामेंट का इजलास तो नहीं हो रहा ना, जहां पे हुकूमत के बंदे अलग बेंच पर, ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं और अपोजिशन जो है वो अलग बेंचेस पर बैठे हैं। ये तो कौम का मुकदमा लड़ने वाली बात है। अब कौम का मुकदमा लड़ने के लिए हम में से, इसमें जरूरी तो नहीं है कि इख्तियार वली हो। मुझे भी किसी ने कहा कि यार इसमें आपका नाम क्यों नहीं है। मैं कहा मेरा वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरा ये काम ही नहीं है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, जो मुझसे लिए जा रहा है। तो अब जिसका काम उसी को साजे। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि डेलिबरेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साइड पे किया गया है। इस वक्त हमारे पास मौजूद जो बेहतरीन लॉट था, जो अच्छा इंतखाब था, जो बाहर जाकर पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की बेहतरीन तर्जुमानी कर सके और अपने मुखालिफ, अपने दुश्मन इंडिया की तमाम कारस्तानियां जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में दुनिया के आगे रख सके। मेरे ख्याल में उसके लिए एक अच्छी टीम बनाई गई है। मैं उसको इलिजिटिमेट कहकर, ये मेरे ख्याल में हम अपना कद जो है वैसे पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी कॉज के साथ फिर ये ज्यादती होगी। आई डोंट बिलीव इन इट। ठीक है अवान साहब, आपकी तरफ आना। सर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टी है और हमेशा वो अपोजिशन को सपोर्ट करती है, और अभी भी इमरान खान साहब के लिए कलमा खैर वो कभी ना कभी बिलावल भुट्टो साहब अक्सर औकात बल्कि उनके मुंह से निकलता रहता है। तो अब अगर आपने एक पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना है तो अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको साइड पे करके ये मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं आप बैनुल अक़वामी सतह? देखें चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पीस डेलीगेशन बनाया है ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने बनाया है, और उसमें हमारी पार्टी के बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, शरीय रहमान साहबा, नाराबानी खर साहबा और उनके अपने दो लोग हैं, मुसद्दिक मलिक साहब, गुलाम दस्तगीर साहब, एक MQM से दोस्त लिए, पहले जो एम्बेसडर्स थे उनको उस पर रखा। तो मेरे ख्याल में मे बी के PM का उनका एक अपना अंदाज़ है, उनके जहन में ये हो कि ये जो टीम है ये बेहतर तौर पे हमारा मुकदमा जो है सामने रख सकेगी। यकीनी तौर पे होना चाहिए मे बी कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर होते तो शायद उनका नाम डाल दिया जाता, या उनके हिसाब से उनके जहन में ये हो सकता है कि PTI वहाँ पे पहुँच के किसी किस्म का और कोई मुकदमा, मैं गुजारिश शामिल किया जा सकते हैं। आपका कहना, देखिए बात ये तो थिंकिंग है प्राइम मिनिस्टर साहब की। ये अगर कमेटी बनाई होती बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, या उन्होंने सजेस्ट की होती, तो मेरे ख्याल में हो सकता है उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनकी पार्टी का कोई ना कोई आदमी उसमें होता। और ये इसमें कोई लाजिम नहीं है। आप ये देखें कि इस वक्त इस इशू के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारे के सारी मुत्तहिद हैं, किसी का व्यू पॉइंट नहीं। ये नहीं है इस वक्त कि हमारा कोटा इतना क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं है, हमें तो पाकिस्तान का मुकदमा आगे रखना है। तो चूँकि बिलावल साहब का एक एक्सपीरियंस है, बिलावल साहब ने पिछले 16 महीने की गवर्नमेंट में जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा रखा, जिस तरीके से FATF के आन से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला, जिस तरीके से सैलाब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, या जिस तरीके से ये शुरू में जब क्राइसिस हुई है तो आपने देखा जिस तरीके से ये इंडस वाटर का मसला सिंधु दरिया का हुआ, तो सबसे पहली ललकार जो थी वो बिलावल भुट्टो साहब की थी कि या सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा, जिसने पूरे मुल्क को मुत्तहद कर दिया। तो मैं समझता हूँ सर कि ये वाला जो मसला है, ये इशू है, सियासत हमारी सब लोगों की अपनी अपनी, लेकिन इस इशू के ऊपर तकरीबन मैं समझता हूँ जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमें हर पार्टी जो है उसकी इज्जत है, और हर पार्टी से हमें ये तवक्को और उम्मीद है, और हर पार्टी को हम समझते हैं कि इस इशू के ऊपर वो साथ चलेंगे। मुल्क की खातिर तो कोई इसमें तफरीक वाली बात ना है, ना इस छोटे से इशू की वजह से होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सर कि अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स या MNS को शामिल कर दिया जाता तो आप चले जाते हैं? अब अगला सवाल ये भी है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए इस तरह है कि अब मुझे नहीं पता कि आप
कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि शाहादत ऐवान साहब मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे या मैं आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान, या तो कोई टेस्ट हो तो पता चले ना, तो नहीं है, मशीन भी कोई नहीं, वो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब सवाल आ जाता है कि हम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, क्या हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या क्या हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान को अगर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर प्रोपोर्शन वाइज, सीट्स वाइज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, तो फिर आप प्रोपोर्शनली सबसे ज्यादा बंदे ये होने चाहिए। अब आप माइंडसेट समझ लें, अभी शाहादत ऐवान साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट की ये सोच थी और जिसको ये एंडोर्स करते हैं कि गवर्नमेंट की ये सोच थी कि शायद पीटीआई वाले वहां जाके कुछ और ना कह दें, मतलब जस्ट इमेजिन द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द डिसीजन, ठीक है। हालांकि इस दौरान में दो महाज पे लड़ाई हुई है, एक जो फील्ड में हुई है और दूसरी जो सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया पे DGISPR और खुद मिनिस्टर इंफॉर्मेशन पीटीआई को एक्नॉलेज करके गए कि यार आपके जो यंगस्टर्स हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं या जिनको ये लोग टेररिस्ट कहते हैं, हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से उनका वो अपने पाकिस्तान का दिफा किया है। कुछ लोग हैं बड़ा ही वाहियात किरदार, देखिए हर जगह पे अच्छे और बुरे हर जगह पे होते हैं। अब हमें देखिए, हम तो काफी देर तक तो हम वो करते रहते कि जी हमारे वो जो क्या कह सकते हैं कि लोग अजीब अजीब सी बात करते हैं, हम कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, बीच में से वो डिजाइन बना रहे थे, उसको उन सबको छोड़ दे, खैर उसको छोड़ दे। लेकिन आप इंडिया को देखें, अब उनका माइंडसेट देखें, क्या इंडिया में बीजेपी और ये जो कांग्रेस है उनके दरमियान में अल्लाह वास्ते का बैर नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 7 कमेटियां बनाई हैं, उनमें से 2 को लीड कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो बाकी के 5 हैं वो बाकी का पोजीशन वाले कर रहे हैं। क्यों सर? क्रेडिबिलिटी बनती है। अच्छा, इन लोगों की सोच वही होता है कि जो आ जाए वो खा लो, किसी के साथ शेयर नहीं करना। हालांकि ये वो टाइम था, खाने वाला क्या है सर, मैं खाने वाला मीन, खाने वाला डजंट मीन के पैसा खाना या खाने वाला का मतलब ये नहीं है। खाने वाले से मतलब ये है कि जो चीज आए उसको आप पकड़ लो, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, आपने कोई चीज। हालांकि ये वो टाइम था जिसमें आपने हम आहंगी बनानी थी, आप इसको और बेहतर तरीके से करते। आप कहते शिबली फराज को कहते, आप 10 बंदों को करते कि भाई वो कर ले जो चीज पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, पार्लियामेंट्री कमेटी का, आप लोग गए नहीं उसके अंदर। फिर एक ब्रीफिंग थी इसी जंग के दरमियान, आप लोगों ने उसका बाइकआउट कर दिया। तो ये आपका मसला ये है कि जब जरूरत पड़ती ना आपकी तो आप भाग जाते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट को ये इनसिक्योरिटी हो कि आप ऑफर करेंगे, आप कहेंगे हम नहीं जाते। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे डॉक्टर साहब आप एक मरतबा ना आप बताएं कि ये अगर ऑफर करेंगे हमें तो कबूल कर लेंगे, ये ऑफर होगी तो हम कबूल नहीं करेंगे, ताकि गवर्नमेंट को पता हो ना, स्टेट को पता हो ऐसा है कि क्या ऑफर करनी क्या नहीं करनी। ऐसा है, ये लोग हम पे हमेशा ये कहते होते हैं कि जी पीटीआई वाले जो हैं बगैर इमरान खान की बातचीत के तो ये कुछ कर नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं कोई इस किस्म का जो नेशनल इवेंट हो रहा है या नेशनल चीज हो रही है, मैं इमरान खान से उसकी ब्रीफिंग जरूर लूं, क्योंकि उसकी सोच और मेरी सोच में हो सकता है कोई वो ऐसे पॉइंट्स मुझे बताए यूज कर ले, उनके अच्छे खासा एक्सपीरियंस है। मैं मिसाल देता हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने शहबाज शरीफ साहब अपने पहले पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो ब्रीफिंग लेने के लिए लंदन जाते थे। उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट ऑफ के मेंबर भी नहीं थे, उस वक्त वो पूरी कैबिनेट को लेकर वहां जाके ब्रीफिंग ले लेते थे। मैं यहां से अडियाला जाके इमरान खान से ब्रीफिंग ना लूं, और अगर फर्ज करिए मुझे कहते हैं नहीं जाना है, उनसे ब्रीफिंग नहीं लेनी, देन इसका मतलब ये मेरे और मेरे लीडर के ऊपर इनका आप कोई ऑफर किया जाता तो आपकी शर्त यही होनी चाहिए, पहले हम जाएंगे मेरे हद तक, मेरे हद तक ऐसा करेंगे, यस मेरे हद तक ये मेरे लिए लाजिम है कि मैं पहले उसके पास जाऊं, कहूं कि मैं जा रहा हूं इधर, आप मुझे बात बताएं कि क्या क्या बातें हो सकती कि नहीं। अगर वो मुझे कह दे उस वक्त कि हुमायूं तुमने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस वजह नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो मुझे ये समझे, नहीं देखिए इस तरह होता है। इन्होंने अभी क्या कहा है, इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बनाया है, ठीक है। आपके जो लीडर होते हैं ना, जो उस वक्त, अब ये चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन एक किस्म से वो सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो
आप एक बंदे को कंधे में बिठा के बैठे हुए हैं तो फिर आप वो एक ही होगे ना, आप नीचे से गिरेगा तो दड़हम नीचे गिरेगा, तो वही वाली बात है। तो उस लिहाज से इन्होंने उनका मशवरा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुकदमा आपको लड़ना चाहिए, साथ आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान रोकेगा तो नहीं जाएंगे। नहीं देखिए ना, पाकिस्तान सेकेंडरी चीज है ना। नहीं, इमरान खान साहब फर्स्ट है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट आता है ना, आप कहते हैं इमरान खान कम्स फर्स्ट। पाकिस्तान बिल्कुल फर्स्ट आते हैं, इसमें कुछ और यही वजह थी कि इस हुकूमत को ये समझते हुए कि ये नाजायज हुकूमत है, हम लोगों ने बगैर इनके कोई तरद्दुद किए, हम लोग पाकिस्तान के लिए बगैर किसी और किसी पे एहसान नहीं किया, ये हमारा फर्ज था, हम लोग आके लड़े और हर उस पे लड़े आके, ठीक हो गया, हर उस पे लड़े आके। अच्छा इख्तियार साहब, ये बात वैसे एक हद तक दुरुस्त है डॉक्टर साहब की कि जब लीडरशिप होती है तो आपको उससे मशवरा करना पड़ता है। आप भी तो ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा करते हैं और इस साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब से मशवरा करती है। तो इमरान खान साहब को मशवरे से क्यों महरूम रखना चाहते हैं? इस पार्टी को इमरान खान साहब के मशवरे से आप क्यों महरूम रखना चाहते हैं? सर मैं मुझे ये बताइए चौधरी साहब, माजी में कौन से झंडे ये गाड़ कर आए हैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, IR में, कोई इंटरनेशनली? मुझे बताइए ना, क्या आप भूल गए हैं कि इनकी 4.25 साल हुकूमत में चाइना आपके साथ बैठता था? नहीं, आपने उसकी मशीनरी को जंग आलूद करके उसको कीड़े लग गए थे, उसकी मशीनरी सारी फारिग कर दी। सऊदी आपसे नाराज था, ईरान आपसे नाराज था, तुर्की आपसे नाराज था। किस मुल्क के साथ आपने किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात छोड़े हों? अब दूसरी बात मैं फिर कहता हूं कि हमें कोई इस तरह का शौक नहीं था। अब मैं मजीद अगर आप मुझे एलाबोरेट करने के लिए कहेंगे तो मैं इतना कहूंगा कि अल्लाह जिंदगी दे बिलावल भुट्टो साहब को, और जो उनके साथ टीम है वो सारी मौजूद है। अगर ये सारे लोग अगर वहां पर अपना काम कर सकते हैं, आप किसको भेजेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको नहीं भेज सकते। वो भी उनकी हालत बीमारी वाली है, वो बीमार हैं और जेल में भी हैं। इसके अलावा कौन है, किसको भेजें? हम कोई ऐसा बंदा जो माजी में कोई लोग हैं, अली जफर साहब हैं, गोहर खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, डॉक्टर हमायूं मेमन साहब, बहुत लोग हैं। ठीक है जी, सही है। जो साहब ये आपने जो मशवरा दिया है, ये इतना संजीदा मशवरा है और इस संजीदा मशवरे पे हम देखेंगे किसी वक्त संजीदा गौर भी करेंगे। आपका शुक्रिया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये इनका रवैया भी देख लें। आपने दबे लफ्जों में एक बात की, लेकिन आपने खुलकर नहीं बोला कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ के ऐसा भी थे। ये तो हर मौके पर कह देते हैं। अगर आप इनको कहते हैं कि दुश्मन ने हमला किया, ये कहते हैं कैदी नंबर 800 चोर को छोड़ा दें, उनको रिहाई दे दी। अगर आप इनको बोलें कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो गया, ट्रेन अगवा हो गई, कहती है कि कैदी नंबर 800 चोर को जो है 804 को जो है रिहा कर दे। ये हमेशा आपको अपना सटल पॉलिटिकल स्कोर जो है उसको ये सेटल करते रहते हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा, आरिफ अलवी साहब हैं, सीनियर सियासतदान है, मुल्क के सदर रह चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी है इस जंग के हवाले से, काबिल शर्म है। आपने सुनी है जो अलीमा खान ने कहा है इस जंग के हवाले से कि ये तो जंग है ही नहीं, ये तो नूरा कुश्ती है, आपने देख लिया। आपने उमर अयूब का नाम लिया, फ्लोर ऑफ द हाउस उमर अयूब साहब ने क्या कहा था, आप भूल गए हैं। मैं तो रिपीट नहीं करना चाहता हूं चौधरी साहब। ये मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक चीज होती है, जिम्मेदारी का एहसास भी ये भी एक चीज होती है जो इंसान में हो। चले मुझे शाहद अवान साहब के पास आने दें, मैं दोबारा आऊंगा इख्तियार साहब आपकी तरफ, दोबारा आऊंगा। शाहद अवान साहब, ये कौमी यकजहती फिर कैसे कायम हुई? देखिए सर, पहली बात तो मैंने आपको ये कह दी कि आपने पार्लियामेंट के दोनों ईमान्स में ये देखा है। ये छोटी छोटी ये बात बहुत बड़ी बात आप बिल्कुल बजा तौर पे कह रहे हैं। अगर इस तरीके से हो जाए तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ इस किस्म की पार्टी, कल बाप पार्टी को भी ले जाने का होगा, जमीयत उलमा इस्लाम है, सिंगल पार्टीज कई हैं, कई इंडिपेंडेंस लोग हैं। तो मेरे ख्याल में ये पार्लिमानी तौर पे अगर हर पार्टी को किया जाए तो मुमकिन मेरे ख्याल में बात ये नहीं हो पाएगी।
उसके अलावा अगर आप देख लें तो मीडिया पे आपके साथ तमाम पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर बात की है और तमाम के तमाम एक ही पॉइंट के ऊपर जो है हर जगह पे हर फोरम के ऊपर, सोशल मीडिया हो जाए, प्रिंट मीडिया हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाए, सब लोगों की सोच हमारी एक ही है। उसके अलावा सिलसिला बाकी आगे ये रहा है कि जो सोचने वाली बात है वो बिल्कुल शुरू में भी आपने बात की कि बेसिक जो चीज़ है इस वक्त जो हम सब लोग जिसके लिए फ़िक्रमंद हैं वो मेरे साथ जो है हम दोनों भाई एक ही कमेटी में हैं, डॉक्टर साहब और हम वाटर रिसोर्सेज को कमेटी में हैं। इस वक्त जो बेसिक चीज़ है वो है इंडस वाटर जो है उसका ट्रीटी जिसको उन्होंने एडवांस में डाला है। अभी भी आप ये देख लें तो कि कश्मीर में वो जिला कश्तवाड़ जो है उसमें बहुत सी डैम्स जो हैं बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और पिछले दिनों वही मैं कह रहा हूँ दरिया चनाब का जो पानी जिस तरीके से वो डाइवर्ट किया वो कि उनको एक टाइम लगेगा। हमें असल चीज़ जो सोचने वाली वो है, लेकिन बात यह है कि इंडिया वो मुल्क है जिसके पास न तो कोई मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स हैं, ना उसको किसी आलमी कानून जो है उसकी पासदारी है, ना उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी पासदारी है। हालांकि जहाँ तक पानी का मसला है तो आपको पता है जो लोअर रेपेरियंस है उनका दुनिया का कानून है कि उसका पानी आप नहीं रोक सकते। आलमी जितने मुआहदे हैं उसका इंटरनेशनल फोरम इस किस्म के हैं कि आप उससे डिविएट नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी हट धर्मी के ऊपर हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त अगर वो इस किस्म की सूरत हाल करेंगे तो उनको वही सिमिलर सिचुएशन जो है उनको फिर आपको पता है कि वो किशन गंगा और वो इस किस्म का मैं कहता हूँ ब्रह्मपुत्रा वगैरह जो है उनको चाइना की साइड से फिर वो सूरत हाल उनको जो है वो देखनी पड़ेगी। तो बात बेसिक जो है हम तो अमन के दाई हैं और यही वजह है कि सीज़ फायर भी हो गया है और जब हमने हिसाब बराबर कर लिया उनके होश ठिकाने लगा लिए उसके बाद हमने ये नहीं कहा कि हम इसको जारी और सारी रखेंगे। इंडिया तो कह रहा है ना जी, वहां से तो खदशा है, बात ये है ऐसा महसूस होता है जैसे मई के आखिर में दोबारा वो एक्टिविटी शुरू कर झूठा प्रोपेगेंडा जो है इंडिया वो करता रहा है। अब तो उसके अपने सहाफ़ी देख लें, उसके अपनी जर्नैल देख लें, उसकी अपनी फौज देख लें, वो सारे लोग समझ चुके हैं कि सिवाय ये इलेक्शन के चक्कर में झूठ बोलता है उसकी जो सलाहियत है अव्वल तो 2019 में उसको ये बात समझ लेनी चाहिए थी जिस वक्त उसके त्यारे गिरे, जिस वक्त उसका पैलेट हमने पकड़ा, उसके बाद जो है जो सूरत हाल बनी तो उसके बाद उसको हमारी फ़िज़ाइया की सलाहियत जो है जान लेनी चाहिए थी। और इस वक्त जो हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से कमाल साबित किया है, मैं तो बल्कि आज आपको ये कहूँगा कि होना तो ये चाहिए कि दुनिया को तो बताने के लिए हम यकीनी तौर पे भेज रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये जिस तरीके से हमारे मुल्क को संभाला है तो बेहतर तो ये है कि तीनों फोर्सेस के जो चीफ हैं इनको आप फील्ड मार्शल का जो है ना उनको ओहदा दें। आप गवर्नमेंट में तो मैं हम गवर्नमेंट में नहीं है, मैं तो आपके हवाले से एक अवाम की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ मैं कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि आपको पता है कि इस मुल्क का एक माहौल ये रहा है कि लोग फोर्सेस के खिलाफ रहे, लेकिन फोर्सेस ने इस वक्त जो है जो जिस तरीके से जो रोल प्ले किया है मैं समझता हूँ ज़बरदस्त किस्म का है कि हर बात का उन्होंने जवाब दिया, हमारी सरहद का उन्होंने किया, हमारे अवाम जो है उनकी उन्होंने हिफाजत की है, दहशत गर्दों को वो मुंह दे रहे हैं, जानों का नजराने वो दे रहे हैं और उन्होंने वो चीज़ें बना ली हैं कि जिसके लिए अब जो है ट्रम्प साहब भी कहने लगे हैं कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक किस्म की चीज़ें बनाते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी है उसमें जो क्रेडिट जाता है वो मैं अपनी फोर्सेस को दूंगा कि कश्मीर का इशू भी जो है उजागर करने में फोर्सेस का है। वरना आपको पता है हमने तो हमेशा जो है अफवाज के खिलाफ आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी डसी हुई है तो वो ज़ियाउल हक की डसी हुई है। उसके बाद अगर और भी देख लें तो फोर्सेस ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन जो मौजूदा आर्मी का जो रोल रहा है उसको हर मकाम के ऊपर हर जगह हम मैंने ब्रेक लेनी। डॉक्टर साहब के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये अदम एतमाद पेश करना चाहते हैं स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पर सोचना शुरू कर दिया, बल्कि दूसरी सियासी जमातों के साथ जो अपोजिशन की आपने उससे बात भी करनी शुरू कर दी है, तो बड़ा गोल्डन टाइम आपने चूज किया इस काम के लिए। छोटी सी ब्रेक के दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए डॉक्टर साहब, ये स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए
आप जिस बात का रेफरेंस दे रहे हैं वो असद कैसर का एक इंटरव्यू है जो एक सहाफ़ी ले रहे थे, उन्होंने उनसे लीडिंग क्वेश्चंस किए हैं और उसको कहा, उसमें असद कैसर साहब उन्होंने कहा कि जी आप फिर ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। असद कैसर साहब ने उन्हें ये नहीं कहा कि हम ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा इस पे बातचीत हो सकती है, इस पे सोच हो सकती है, फलाना है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो कर रहे हैं। किसी और लीडर ने ये कहा आपकी पार्टी ने कि हमने डेलिब्रेशन शुरू कर दी है, असद कैसर साहब ने कहा कि सरदस्ती जंग के बाद नहीं, उन्होंने कहा इस पर बातचीत हो सकती है। मैं जो मैंने सुना है, हो सकता है मैंने गलत सुना हो, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे, उन्होंने कहा हम सोचेंगे। लेकिन देखिए मैं आपको एक और दो चीजें बताता हूँ। जब हम वो भी इख्तियार वली साहब कह रहे थे ना कि इन्होंने सब चीज़ों को खफा करके रखा हुआ है हर एक साथ, तो वो कहते हैं कि अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं जहर है हलाहल को कभी कह ना सका कंद। तो बाज़ दफ़ा जब बाज़ लोग ज़रा ज़्यादा क्या कह सकते हैं, कहते हैं बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ब्लंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करना चाहिए कि उसमें अक्सर लोग खफा भी हो जाते हैं। लेकिन यस, आपको बाज़ दफ़ा आपको कहना पड़ता है बाज़ चीज़ें जो सही होती हैं एट द एक्सपेंस ऑफ योर डिग्निटी या ऑनर, आपको बाज़ दफ़ा उसको सख्त करना पड़ता है। हम जब बात करते हैं, देखिए हमें चाइना से कोई वो नहीं है, चाइना हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी हेल्पफुल कंट्री और ऐसी जगहों पे हमारा साथ दिया है जहाँ पे कोई और कर नहीं सकता था। लेकिन जब हम आ जाते हैं सी पैक के ऊपर, इट हैज़ गॉट ना, ठीक है चाइना का वो G2G हो रहा है, लेकिन सी पैक में आप मुझे आज बता दें कि सी पैक से पाकिस्तान को अभी तक फायदा क्या हुआ है सिवाय सर्कुलर डेट के, और कोई फायदा नहीं। आपके दौर में रुका रहा है ना सर? नहीं, देखिए सर वो 4 साल तो उसमें जो चाइना के जो एम्बेसडर थे उन्होंने भी इस बात की तरदीद की थी कि इसमें PTI की, उसमें देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज, कोई चीजें थी जिसकी वजह से थी, कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिसकी वजह से थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीजें उसकी वजह से नुकसान हुई। लेकिन खैर उसको भी छोड़ दें। मैं आपको एक दो चीजें बात करता हूँ, ये ना जिन्होंने अभी पानी का जिक्र किया था, देखिए दुनिया में इस तरह की बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स हैं। डेनूब रिवर है और अमेज़न रिवर है। डेनूब रिवर तकरीबन ये 10 से 12 कंट्रीज में से गुजरता है, वो जर्मनी से स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रिया वगैरह करते हुए नीचे रोमेनिया तक जाता है, ठीक है, किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसी तरह अमेज़न है, वो 5-6 कोलंबिया इधर उधर से पीरू से होता हुआ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बाज ऐसे ममालिक हैं जैसे नाइल के ऊपर है, छोटा मोटा होता है, लेकिन इस किस्म की हरकत जो इंडिया कर रहा है वो कोई नहीं करता, जो इंडिया का माइंड से। अच्छा, इंडिया क्या करता है? अभी इन्होंने कहा कि जैसे इंडिया के वहां पे ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह वगैरह, इंडिया बेसिकली इंटरनेशनल हर वो काम कर रहा है जो ये लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं। सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ये लोग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, फॉल्स फ्लैग वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने किस पे जंग किया है? कौन सा फॉल्स फ्लैग? बात ये इन्होंने पहलगाम आपके खिलाफ कर दिया, ठीक है, मैं उसी तरह के वाक्य भी किया ना। देखिए बात ही हो जाती है, अब 9 मई की बात कर रहे हैं, बस ठीक है ना, अब हर चीज नहीं खुल के बात करें ना। मैं तो देखिए ना, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो बात कर जाता हूँ। तो आपका ख्याल है कि 9 मई जो है इन्होंने सुनिए, आपको पता है असल में जो चीज है, असल में मोदी क्यों खराब हो रहा है, ये लोग क्यों खराब हुए हैं? इस वजह से हुए, जब आप कोई गलत काम करोगे, देखिए मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, जस्टिफाई तो हम लोगों ने करबला को भी जस्टिफाई किया हुआ है, जस्टिफाई करने के लिए तो किसी चीज को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन असल में चीज क्या सही है क्या गलत है वो अपनी जगह पर है। हमने, मेरे लिहाज से मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं उन लोगों में से हूं, अगर PTI वाले गलत काम कर रहे होंगे मैं उनको कभी डिफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं किसी और की कब्र में नहीं जाना। और मुझे अच्छा, अब आज अगर कहते हैं मुझसे पूछे कोई कि होना क्या चाहिए, मैं ये समझता हूं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए कि वो पाकिस्तान को उस रास्ते से बचा ले कि जिसमें पाकिस्तान दोबारा उधर चले जाए जहां पे इंटरनल डिस्प्यूट ज्यादा थे। याद रखें, अगर ये समझते हैं कि आज इनकी गुडविल है बिकॉज ऑफ दिस जंग एंड एवरीथिंग, और ये जंग वाकई बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग जीते, तो वो गुडविल खत्म हो जाएगी अगर आप अपने अच्छे कामों को कंटिन्यू नहीं करेंगे। सही बात। इख्तियार साहब, ये वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि आप भी मोदी के रास्ते पे चल रहे हैं, वो अगर वहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही काम कर रहे हैं, तो आप दोनों बराबर हो गए हैं। वैसे सर बड़ा आसान काम है चौधरी साहब के अपने किए कराए को भुलाने के लिए आप किसी दूसरे पर इल्जाम ठोक दो। इमरान खान जो था, ही वाज द डिटो कॉपी ऑफ मुसोलिनी।
इमरान खान वो डिटो कॉपी ऑफ हिटलर। इमरान खान क्या था? वो जो था चेयरमैन नैब, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उसको एक खातून के जरिए ब्लैकमेल करा के पूरी अपोजिशन को उसने तुन के रख दिया था। एहसन इकबाल साहब पे फायरिंग हो गई थी, वो तो आज जिंदा है, तो मेरे ख्याल में ये उनकी किस्मत है। ये साद रफीक और सलमान रफीक 2-2 साल जेल में रहे, बरी हो गए, कुछ भी नहीं था। ये बताइए, नवाज शरीफ को बुला के अकामा में, पानामा में और अकामा पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की स्टेटमेंट सुन लें कि अगर इन बाप बेटी को आपने डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो हमारी तो बड़ी मेहनत सारी जाया हो जाएगी। तो इमरान खान की तो अपनी जो रिवायात हैं, उस तैयबा गुल नामी खातून को मोर देन 3 मंथ्स उसने पीएम हाउस में बंद किया हुआ था। अच्छा, गवर्नर्स पे बात करूं तो एक टिकटॉकर बड़ी एक खातून मशहूर है, वो आके उसने वजीर आजम हाउस के दरवाजों को वो ठुड्डे मार के वो खोलती थी। ये हमें क्या गवर्नर्स सिखाएंगे? इनकी अपनी लेगेसी क्या है? इनके अपने पीछे माजी में ये क्या छोड़कर आए हैं? चाइनीज की स्टेटमेंट आप उठा लें कि सीपेक को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया था। आज अगर ये सेनेटर साहब को नहीं पता कि सीपेक की अहमियत क्या है इस खित्ते में, तो इनके साथ मेरा दूसरा प्रोग्राम रखे, मैं इनको ब्रीफिंग भी देता हूं और इनको समझाता भी हूं कि सीपेक क्या है। आपके 4.25 साल हुकूमत में कोई 1 टके का प्रोजेक्ट तो शुरू नहीं हुआ। लंगर खाने, मुर्दा खाने, मुसाफिर खाने, इसके अलावा तो आप और कुछ कर ही नहीं सके हो। अगर आपसे ये पूछूं कि 2018 में आपको वोट दिया गया था 50 लाख घरों के लिए, उन घरों का नक्शा ही दिखा दें। यू डोंट हैव अ नक्शा इवन, नहीं है आपके पास। आपने बुलडोजर फिराने थे गवर्नर हाउसेस पर, किसी एक पे फिराया हो तो बता दें। आपने पीएम हाउस पे साइकिल पर बैठ के जाना था और 4.25 साल आप हेलीकॉप्टर पर बैठे रहे। एक दिन अगर आप साइकिल पर गए, कहते हैं बड़ा स्पोर्ट्समैन है इनका जो लीडर है, एक दिन कोई वीडियो मुझे दिखा दे कि वो साइकिल पर बैठ के गया हो पीएम हाउस। नो, उसकी तो लग्जरी से इतनी मोहब्बत थी जो लोग हैरान रह गए। कहता था कि जी अमीर और गरीब के लिए डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जस्टिस और हेल्थ में सब खत्म कर दूंगा, एक जगह पे जाएंगे। मुझे बताइए क्या हुआ? कुछ हुआ? नथिंग लाइक दैट। कोई इनकलाब आया? नथिंग लाइक दैट। कर्जा लेने से बेहतर है कि मैं जहर खा लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, हिटलर की तरह नहीं खाई। तो लेकिन इख्तियार साहब, आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना, कर्जे पे कर्जा ले जा रहे हैं। कौन सा कमाल कर दिया? वो सेम वही सूरत-ए-हाल है, वही ड्रामा है, उसके अंदर एक्टर चेंज हो रहे हैं, बस इसके अलावा तो कोई चीज फर्क नहीं है। ब्रेक लेने दें। शहादत अवान साहब के पास एक सवाल छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। शहादत साहब, ये बताइएगा, ये सीज फायर हो तो गया है, 9 दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई छेड़छाड़ किसी न किसी वक्त हो जाएगी, क्योंकि बार बार आर्मी की तरफ से इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी के तर्जुमान जो वो कह रहे हैं कि जी ये अगर हमारे साथ छेड़छाड़ की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा शहादत अवान साहब के जंग का खतरा खत्म हो गया या फिर इम्कान है को दोबारा? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों साइड से, खासकर इब्तिदा जो शुरू हुई है, शुरुआत तो इंडिया की साइड से हुई है। उन्होंने जिस तरीके से हमारे शहरियों के ऊपर हमला आवर हुए, मिसाइल उन्होंने मारे, उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान जो है वो किसी, जिस तरीके से मोदी अपने मीडिया में आवाज़ उठाता था, उसे ये था, हम तो ये चाह रहे थे कि ये बात आगे ना बढ़े। लेकिन जिस तरीके से आपको पता है कि दोनों एटमी ममालिक हैं, दोनों के पास तकरीबन 150 से ज़्यादा जो है वो आपको पता है हेडवाज मौजूद है। और अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल होगी या होती तो उन्हें पता है कि दोनों साइड से अगर एक हफ्ता भी जंग रहती, मैं समझता हूँ लाखों लोग जो है ना उनका नुकसान हो जाता। तो उनका ख्याल ये था कि हम इस तरीके करेंगे, पाकिस्तान आगे से जवाब नहीं देगा। उन्हें हमारी जो सलाहियत है, हमारी जो पोजीशन है, उसका उनको अंदाज़ा नहीं था। तो उस खाम ख्याली की वजह से वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब उनको जवाब दिया गया, जब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान के पास अबाबील और शाहीन जैसे मिसाइल जो है, फतेह जैसे मिसाइल हमारे पास हैं, तो उसके बाद उनके होश ठिकाने आ चुके हैं। हम तो खाली उनको ये बताते हैं, हम उनको ये नहीं कहते हैं कि नहीं कोई आप खतरा नहीं। अब मैं आपको गुजारिश ये करूं कि आपको दुश्मन को आप गारंटी दुश्मन की तो नहीं दे सकते,
लेकिन हम ये कहते हैं कि हम इस पोजीशन में हैं कि अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल होगी तो उसकी जवाबी कार्रवाई होगी, तो हम अपनी हिफाजत करेंगे। तो उसके लिए हम तो वाज़ा करते हैं, उनको हम बताते रहते हैं कि हकीकत हाल ये, आप अक्ल के नाकल लें, आप 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उसको क्यों किसी मसले में आप डालने के लिए। अब तो हालत ये हो गई है कि उनके अपने जर्नल्स जो हैं उन्होंने ये कहना मानना शुरू कर दिया है कि इसने हमें इस जंग में झोंका है। हमने तो उसको कहा था कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम पाकिस्तान को फेस कर सकें, लेकिन नहीं। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान के साथ चूंकि हमारे, उनको ये बात कभी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान के साथ ये ममालिक खड़े हो जाएंगे। अब तो सूरत हाल है, चाइना हमारे साथ खड़ा होगा, टर्की हमारे साथ खड़ा होगा, ईरान हमारे साथ खड़ा होगा, अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो गया, यूएई हमारे साथ खड़ा हो गया, सऊदी हमारे साथ खड़ा हो गया, अज़रबैजान। आप गिने तो अब तो आपको पता है कि हर बात जो होता है, हर सारे लोग समझते हैं कि इस बंदे की ये पोजीशन है। अंदरूने हमारे इख्तलाफात 100 सही, वो एक हमारी पॉलिटिक्स है या जो भी सिलसिला है, लेकिन आपको पता है खाली एक मैच भी होता है तो हम ये कौम मुत्तहिद हो जाती है। सही तो बात, उनको बताते हैं। इख्तियार साहब, आपसे भी ये सवाल है कि जंग का खदशा है या खत्म हो गया, अब मुतमईन हो जाना चाहिए? सर देखें, जंग जो शुरू हुई थी ना, वो मोदी ने इसलिए शुरू की थी, उसके दो पॉइंट उसने अपने लिए टारगेट किए थे। एक, उसने बिहार का इलेक्शन जीतना था, अपना पॉलिटिकल उसने ग्राफ जो था वो उठाना था। मेरे ख्याल में उसका वो गोल अभी अचीव नहीं हुआ, बल्कि वो मजीद खराब हो गया। दूसरा, इकोनॉमिकली मुआशी तौर पर एक मजबूत पाकिस्तान कभी भी इंडिया को, वो उसको नहीं लगता कि ये उसको सूट करता है। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि दुश्मन जो था वो शायद हमारा पुराना वाला असला देख चुका था 2019 में या उससे पहले। उसका ख्याल था कि इनके पास वही बंदूकें हैं और वही जहाज है। उसने नया औजार और नया हथियार हमारा नहीं देखा, तो वो अभी मेरे ख्याल में उसने देख तो लिया है, अभी बाकी। तो ये दोनों चीजें ये लगी। ठीक हो गया। अब डॉक्टर साहब के पास आना दें। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ये खदशा खत्म हो गया है या है? जी मैं वापस आऊंगा अख्तियार साहब, जी फरमाइए। देखिए, खतरा अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि वो जैसे अभी बात कर रहे थे शाहिद अवान साहब, मोदी जो है ना, वो अब ये समझ लें कि वो इस वक्त बहुत सख्त उसको एक चोट लगी हुई है और हम लोगों ने बड़ी अच्छी चोट लगाई है। लेकिन मेरे ख्याल में इस दफा मोदी जो है ना, वो 2-3 दफा सोचेगा, उसके बाद करेगा। एक तो उनके जो पायलट्स हैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो दोबारा जहाज में बैठे और पाकिस्तान के फाइटर्स को करें। नंबर 2, जो सबसे खतरनाक चीज पाकिस्तान ने डिस्कवर की है, वो हमारे लड़ाई के जो डिजाइन है ना, वो डिजाइन बनाने वाला बंदा जो है ना, वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया। पहले तो हमारे पास अब्दुल कदीर साहब थे जिन्होंने मिसाइल्स के डिजाइन किए थे। उन मिसाइल को चलाने के डिजाइन नहीं, आपको पता है उनका अपना इंटरव्यू है कि उनको एक वो टोमाहॉक कह रहे थे, लेकिन असल में क्रूज मिसाइल थे। वो कहते मुझे कहीं मिल गया था, फटा हुआ नहीं था, मैं उठा के ले आया, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की। तो हमारे पास ऐसे लोग आ गए, हमारे पास सुने हमारे पास ऐसे लोग आ गए हैं कि अब हमारे पास वो पायलट है, हमारे पास वो आर्मी है जो लड़ सकती है, और हमारे पास वो लोग हैं जो इनको डिजाइन करके दे सकते हैं आपने अटैक कैसे करना है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मियां नवाज शरीफ साहब की। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखिए, 3 बार का प्राइम मिनिस्टर वो डिजाइन नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं ना, अब तो मोदी को 2-3 दफा सोचना पड़ेगा कि आना चाहिए, लड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि जो डिजाइन कर रहे हैं वो बड़े खतरनाक डिजाइन है। तो वो चीजें तो अपनी जगह पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके बावजूद हमारे यहाँ पे कितना झूठ बोला जा रहा है। मरियम नवाज साहब ने कल या परसों एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि जेएफ थंडर किसने बनाए, 17 थंडर किसने किए? वो मियां नवाज शरीफ के दौर में बना था ना? नहीं बना था सर जी, 2002-3 में स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बता देता हूं, 2002-3 में स्टार्ट हुआ था, 2005 या 7 में पूरे थे। इनके दौर में पहली बार आया था, अक्टूबर 2010 में पहली जो थी वो पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी। कहां से वो लोग आ गए? अगर कुछ करते तो ये उसका क्रेडिट उठा लेते, जो इन लोगों ने राइटली नहीं उठाया वो क्रेडिट। फिर उन्होंने कहा J10C की बात की। J10C 2019 से लेके 2022 में उनकी डील भी मार्च 2022 में वो खत्म हो गई थी। खुदा के लिए आप लोगों ने पाकिस्तानियों को क्या समझ रखा हुआ है? ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।